विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपके सामने भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा करूंगा। आप एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थी हैं। एमए उत्तरार्ध में एक भाषा विज्ञान का प्रश्न पत्र है जिसमें भाषा से संबंधित चीज़ों का अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। विद्यार्थियों, आपको पता है कि भाषा मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निश्रित निकली हुई सार्थक यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वो व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात स्वयं समझते हैं। यदि भाषा न होती तो समाज के कार्य संपादित करना असंभव हो जाता। भाषा के माध्यम से हम अपने सामाजिक कार्यों को निभाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के विचारों से अवगत होते हैं। भाषा की जो विशेषताएं हैं उनमें सर्वप्रथम है कि भाषा सामाजिक संपत्ति है। यानी भाषा मनुष्य समाज के से सीखता है, समाज के आसपास के लोगों से सीखता है। वो समाज में रहता है, समाज के रहने वाले लोगों के संपर्क में आता है और वो धीरे धीरे भाषा सीखता है। बिना समाज के भाषा की कल्पना नहीं कर सकते। अकेला व्यक्ति भाषिक व्यवहार नहीं कर सकता है। भाषा का उद्देश्य सामाजिक व्यवहार ही होता है, इसलिए भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा अर्जित वस्तु है। भाषा का मनुष्य अर्जन करता है। वो समाज से भाषा सीखता है। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेते समय उसकी कोई भाषा नहीं होती। युग परिवेश के अनुसार जहाँ वो जन्म लेता है वहाँ की भाषा सीखता है। माँ उसे पहले माँ कहना सिखाती है, फिर पिता, बुआ, चाचा, ताऊ आदि उसे धीरे धीरे सिखाती है और बच्चा धीरे धीरे एक एक शब्द को बार बार बोल करके भाषा सीख जाता है। भाषा व्यक्तिगत वस्तु नहीं है। भाषा सामाजिक वस्तु है क्योंकि भाषा का निर्माण समाज के द्वारा होता है। बिना समाज की स्वीकृति के भाषा प्रचलित नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति भाषा में परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर वो चाहे कि वो कुछ शब्द भाषा में जोड़ दे तो तब तक वो शब्द भाषा में प्रचलन में नहीं आते जब तक समाज उसे स्वीकार नहीं कर लेता। ये भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा व्यक्तिगत वस्तु नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा व्यक्ति को पैतृक संपत्ति की तरह प्राप्त नहीं होती, उत्तरदायित्व में प्राप्त नहीं होती। भाषा समाज से सीखी जाती है। अगर भाषा पैतृक वस्तु होती तो हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला बच्चा और उसे अगर चीन, ब्रिटेन या इंग्लैंड या किसी भी अन्य देश में भेज दिया जाए तो वह वहां जाकर के हिंदुस्तानी नहीं समझेगा, न बोलेगा। वहां वो वही भाषा बोलेगा जो उस देश की भाषा होगी, उस समाज की भाषा होगी, जो परिवेश से वो सीखेगा वही भाषा बोलेगा। इसलिए भाषा जो है वह पैतृक संपत्ति नहीं है, व्यक्ति समाज से सीखता है। भाषा सर्वव्यापक है, अर्थात भाषा के द्वारा समस्त कार्य भाषा के द्वारा होते हैं। व्यक्ति समाज में भाषा से संपर्क करता है। जो भी विषय हैं उन्हें हम भाषा के माध्यम से सीखते हैं, भाषा के माध्यम से उन्हें व्यवहार में लाते हैं। धर्म, दर्शन, विज्ञान, राजनीति आदि जो भी विषय हैं वो सब भाषा के द्वारा ही सीखे जाते हैं और भाषा से ही उनको समझते हैं। भाषा का प्रभाव अविच्छिन्न है, अर्थात भाषा लगातार निरंतर बहती रहती है, भाषा निरंतर चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। भाषा का सतत प्रभाव रहता है, इसलिए भाषा परिवर्तनशील मानी जाती है। क्यों? भाषा निरंतर बहती रहती है। आदिकाल से अगर हम देखें, हिंदी की बात करें तो आदिकाल से लेकर के भाषा के अनेक रूपों में परिवर्तन हुआ है। आदिकाल में भाषा का रूप कुछ था, मध्यकाल में कुछ था, रीतिकाल में कुछ था और आधुनिक काल में भाषा का रूप कुछ और परिवर्तित हो गया है। इसलिए कहा जाता है 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर पानी। भाषा
भाषा प्रकृतिया स्वतंत्र होती है, भाषा प्रकृति से स्वच्छंद होती है, और इस बात को समझने के लिए वैदिक काल से लेकर के अब तक का इतिहास, अब तक भाषा का जो विकास हुआ है उसको देखा जा सकता है। उसी बात को समझा जा सकता है कि भाषा की प्रकृति स्वच्छंद होती है, उसे व्याकरण के नियमों में बांधना संभव नहीं। व्याकरण के नियमों में भाषा बंधती है, लेकिन फिर जनसामान्य के द्वारा विकसित होकर के आगे बढ़ती रहती है। भाषा कठिनता सरलता की ओर जाती है। भाषा प्रारंभ में कठिन होती है क्योंकि व्याकरण के नियमों में बंधी रहती है। धीरे धीरे जनसामान्य में उसका प्रचलन होता रहता है और धीरे धीरे कठिन शब्द जनसामान्य सरल शब्द बना लेता है। क्यों? मनुष्य का स्वभाव होता है, वो कम समय में सरलता से काम करना चाहता है। इसलिए हमने देखा समाज में कोई कठिन शब्द प्रचलित होते हैं भाषा में, तो समाज के लोग उसे धीरे धीरे सरलीकरण उसका कर लेते हैं। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है, अर्थात भाषा में पहले प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि शब्द के साथ जुड़े रहते हैं, धीरे धीरे अलग होते रहते हैं, तो भाषा संयोग से वियोग की ओर जाती है। इसलिए भाषा जैसे हिंदी है, हिंदी वियोगावस्था की ओर जा रही है। हिंदी की प्रकृति, प्रत्यय सब अलग है। राम जाता है, राम ने खाना खाया, तो ने विभक्ति अलग है सहायक क्रिया अलग है। तो भाषा जो है संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है, इसलिए भाषा विज्ञान में जब भाषाओं का अध्ययन करते हैं तो युग के हिसाब से ये अमुक काल की भाषा, अमुक युग की भाषा है। तो भाषा जो है, भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। हिंदी की संरचना अलग है, संस्कृत की अलग है, अंग्रेजी की अलग है, और भी जितनी भाषाएं हैं उनका स्ट्रक्चर, भाषा की हर एक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। भाषा का पहले उच्चरित रूप होता है, उसके बाद वो लिखी जाती है। भाषा में सामाजिक स्तर पर भेद परिलक्षित होता है, इसलिए शिक्षित की भाषा अलग होती है, अशिक्षित की भाषा अलग होती है। भाषा व्यवसाय से जुड़ी हुई होती है, व्यवसाय वालों की भाषा अलग होती है, उसमें व्यवसायिक शब्द अलग होते हैं। शिक्षक की भाषा अलग होगी, व्यापारी की भाषा अलग होगी, मजदूर की भाषा अलग होगी। तो भाषा में सामाजिक स्तर पर भेद परिलक्षित दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको आज आपके सामने भाषा की विशेषताएं, भाषा की प्रवृत्तियों पर चर्चा की है। आप इतना समझ लें कि भाषा जो है वो निरंतर परिवर्तनशील रहती है। भाषा में परिवर्तन होता रहता है, वो धीरे धीरे बदलती रहती है। उसकी तुलना एक नदी की तरह की जाती है। जैसे नदी आगे बढ़ती जाती है, भाषा आगे बढ़ती जाती है। आगे बढ़ने के क्रम में कुछ शब्द पीछे छूट जाते हैं, कुछ शब्द नए जुड़ जाते हैं। ये भाषा की विशेषताएं या भाषा की प्रवृत्तियां की चर्चा मैंने आपके सामने की है। इस तरीके से भाषा की विशेषताएं क्या हैं, उसकी प्रकृति क्या है, यह आपने समझ लिया है। अब अगले कालांश में दूसरी भाषा संबंधी चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे।